जिंदगी कभी कभी हमें ऐसा अवसर देती है जब एक फैसले से हम सब कुछ बदल सकते हैं। जब एक फैसला हमें नायक से खलनायक और खलनायक से नायक बनाने की ताकत रखता है। जब एक फैसला हमें विवादित से सर्वविदित बनने का मौका देता है, मगर वो फैसला अपने आप में बड़ा कठिन भी होता है। जाहिर सी बात है, यदि आपका एक फैसला सब कुछ बदलने की ताकत रखता है तो निश्चित ही वो कठिन भी होगा। उसके लिए ईमान को जगाना होगा। सवाल है कि भारत के होने वाले चीफ जस्टिस यानी जस्टिस सूर्यकांत, जिन्हें लेकर अब तक बहुत सारे विवाद हुए, उन पर ढेर सारे गंभीर आरोप लगे, क्या वो जस्टिस सूर्यकांत 140 करोड़ भारतीयों के पंच परमेश्वर बनेंगे या फिर ईमान से कतरा जाएंगे? आप सोच रहे होंगे कि अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जो खुद को अम्बेडकरवादी बताते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, उनसे उम्मीद छोड़कर हम अगले चीफ जस्टिस की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण भी जल्द ही बताऊंगा, कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि हुजूर से उम्मीदें क्यों टूटती जा रही हैं। वैसे एक बात और समझने वाली है, हिंदुस्तान की जनता का हाल फिलहाल ये है कि शिकायत भी तुमसे, उम्मीद भी तुम्ही से। न्यायपालिका को लेकर, खासकर सुप्रीम कोर्ट को लेकर लोगों के भीतर बहुत सारी शिकायतें हैं, मगर उम्मीद भी इसी न्यायपालिका और वहीं बैठे जजों से है, क्योंकि भारत की जनता अपने देश को पाकिस्तान या बांग्लादेश बनने देना नहीं चाहती। पिछले दिनों बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त की पिटाई के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। ये वीडियो बांग्लादेश की जगहंसाई के थे। हिंदुस्तान ऐसी तस्वीर को देखना और दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि हम जिम्मेदार मुल्क के जिम्मेदार लोग हैं। मगर सवाल है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की, वो क्या करेंगे? यानी भारत के होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत मुंशी प्रेमचंद की कहानी के अलगू चौधरी बनेंगे या ईमान से कतरा के रंजन गोगोई बन जाएंगे? आइए इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद की कहानी, जो कि 1916 में पहली बार सरस्वती पत्रिका में छपी, जिसे पहले पंचायत नाम दिया गया, बाद में पंच परमेश्वर कर दिया गया, उस कहानी को याद करते हुए आज के भारत की न्यायपालिका से जोड़ते हुए वहां बैठे जजों के ईमान को झकझोरने की कोशिश करते हैं। उन्हें याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि मौका है लोकतंत्र का परमेश्वर बनने का। आप इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हैं, अपने ईमान को जगाइए और 140 करोड़ भारतीयों के हिंदुस्तान का पंच परमेश्वर बन जाइए। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चीफ जस्टिस BR गवई से लेकर होने वाले जस्टिस सूर्यकांत तक, चीफ जस्टिस सूर्यकांत तक और उनको मिले ऐतिहासिक मौके तक एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से एक वादा चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज ये कह देते हो कि विपक्ष के नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखे, या फिर उनके फैसलों में नजर आता हो कि उन्हें देश और दुनिया के बारे में कोई खबर नहीं है, मगर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। वो लोग भी और उनके लोग भी मीडिया में क्या चल रहा है, क्या चर्चा है देश में, उसे देखते हैं, सुनते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि बात वहां तक पहुंचे। मुझे मालूम है कि न्यायपालिका में बैठे बहुत सारे लोग लोकहित इंडिया को देखते हैं। मैं अपना काम इस वीडियो के माध्यम से पूरा कर रहा हूं, आगे की जिम्मेदारी आप दर्शकों की है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है ताकि आपका ये चैनल आगे बढ़ता रहे। ये सारे काम बिल्कुल फ्री है, 2 सेकंड लगता है, अभी निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को बनाया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप दर्शकों का एक बार फिर से धन्यवाद, क्योंकि आपके भरोसे और प्यार ने, आपके आशीर्वाद ने इस चैनल यानी लोकहित इंडिया के परिवार को 23 लाख से भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दिया है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। वैसे आप में से ज़्यादातर लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की लिखी पंच परमेश्वर कहानी को सुना होगा, पढ़ा होगा, मगर फिर भी बेहद कम शब्दों में उस कहानी को याद दिला देता हूं, क्योंकि वो कहानी कलेजे को झकझोर देने वाली है। इसी देश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे उस कहानी को जोड़ते हुए कुछ लोगों के ईमान को जगाने के प्रयास के लिए प्रेरित किया है। तो सबसे पहले आपको पंच परमेश्वर कहानी याद दिला देते हैं। सिर्फ कान से नहीं, ध्यान से सुनिएगा। मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक कहानी 2 परम मित्रों की है जो एक दूसरे के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। एक है अलगू चौधरी, जो कि गांव के मुखिया भी हैं, और उनके मित्र हैं जुम्मन। दोनों में असीम प्रेम है, गहरी दोस्ती है। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला है जिनका इस दुनिया में जुम्मन के अलावा कोई नहीं है। तो ये बूढ़ी महिला अपना घर, अपनी ज़मीन, सब कुछ जुम्मन के नाम कर देती है। साथ में ये वादा लेती है कि जुम्मन जिंदगी भर अपनी खाला का ख्याल रखेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। मगर ज़मीन और घर पर कब्जा मिलने के बाद जुम्मन और उसकी पत्नी का व्यवहार बदल जाता है। वो
अपनी बूढ़ी खाला को भरपेट भोजन तक नहीं देता। इससे नाराज होकर जुम्मन की खाला कहती हैं कि वो पंचायत बुलाएंगी। तो जुम्मन को भीतर ही भीतर महसूस होता है कि पंचायत का मुखिया तो उनका दोस्त है। जुम्मन की खाला जाके गांव के मुखिया से मिलती हैं, जो कि अलगू चौधरी है। अलगू चौधरी को जुम्मन और उनकी पत्नी की सारी कहानी बताती हैं, उनका व्यवहार बताती हैं और कहती हैं कि मैं पंचायत बुलाना चाहती हूँ। इस पर अलगू चौधरी कहता है कि खाला, जुम्मन मेरा दोस्त है। और इतना सुनते ही उस बूढ़ी औरत की आत्मा से जो आवाज निकलती है वो सीधे जुम्मन चौधरी की आत्मा को झकझोर देती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि अलगू, दोस्ती में बिगाड़ की खातिर तू ईमान से कतराएगा? यानी तेरा दोस्त गलत कर रहा है तो उसे करने देगा? पंचायत का मुखिया होने के नाते तेरा जो ईमान है क्या उससे पलट जाएगा? ये बात अलगू चौधरी के दिल में लग जाती है। अगले दिन जब पंचायत बैठती है तो अलगू चौधरी अपने परम मित्र जुम्मन के खिलाफ फैसला देता है और जुम्मन की मौसी को उनका अधिकार देने का ऐलान करता है। फिर क्या था, जुम्मन को लगा था कि उसका दोस्त उसके हक में फैसला देगा, उल्टा हो गया। तो जुम्मन नाराज हो गया और इसका बदला लेने के लिए उसने अलगू चौधरी के एक जोड़ी बैल में से एक बैल को जहर देकर मार दिया। कुछ ही दिन बाद अलगू चौधरी प्रधान नहीं रह जाते, जुम्मन प्रधान बन जाता है, यानी मुखिया बन जाता है। अलगू चौधरी के आपदा यानी एक बैल के गुजर जाने में अवसर ढूंढते हुए एक बनिया दूसरे बैल को खरीदने की पेशकश करता है और कहता है कि मैं पैसे कुछ दिन बाद दूंगा। मगर अगले कुछ ही दिनों में दूसरे बैल की भी मौत हो जाती है, क्योंकि बनिया उस बैल से इतना काम निकालता है कि वो थक के मर जाता है। और जब अलगू चौधरी बैल का पैसा मांगने जाता है तो बनिया कह देता है कि तेरा बैल तो कुछ ही दिन में मर गया, मैं मरे हुए बैल का पैसा क्यों दूं, किस बात का पैसा दूं? अब अलगू चौधरी भी मजबूर हैं, इस मामले को लेकर पंचायत में जाते हैं। पंचायत का मुखिया अब उनका परम मित्र जुम्मन है, जो कि बदले की आग में जल रहा था। लोगों को उम्मीद थी, लग रहा था कि जुम्मन अलगू चौधरी से अपना पुराना हिसाब चुकता कर लेगा, बदला ले लेगा। मगर जुम्मन, जो कि अलगू चौधरी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, पंचायत की कुर्सी पर बैठने के बाद उसका भी ईमान जाग जाता है और वो तथ्यों के आधार पर फैसला देता है कि जुम्मन ने जब बैल बनिए को दिया था तो बैल स्वस्थ था, इसलिए पैसा तो चुकाना होगा। इसके बाद जुम्मन जो बात कहता है वो भी दिल को छू जाने वाली है। वो कहता है कि मुझे उस वक्त एहसास नहीं था जब पंचायत की कुर्सी पर बैठा तो ईमान की याद आई। यूं ही नहीं, पंचों को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। यूं ही नहीं पंच परमेश्वर कहा जाता है। यूं ही नहीं कहा जाता कि पंचों में परमेश्वर बसते हैं। यानी आज से लगभग 100 साल पहले लिखी हुई ये कहानी बता रही है कि पंच की कुर्सी जो होती है, यानी न्यायपालिका में न्यायाधीशों की जो कुर्सी होती है, उस स्थान पर बैठने के बाद ईमान जाग जाता है। गहरी से गहरी दोस्ती और बड़ी से बड़ी दुश्मनी भी भूल जाती है। मगर आज के भारत की हकीकत ये नजर आती है कि उन कुर्सियों पर बैठने के बाद लोगों का ईमान डोल जाता है। ज्यादातर मामलों में यह भी दिखता है कि जिनका ईमान पहले से डोला हुआ है उन्हीं को कुर्सी पर बैठने का मौका मिलता है। अब हम बात कर रहे थे भारत के होने वाले चीफ जस्टिस के उस अवसर की कि जब वो पंच के रूप में परमेश्वर बनने का मौका पा रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे भारत के होने वाले चीफ जस्टिस के उस अवसर की कि जब वो पंच के रूप में परमेश्वर बनने का मौका पा रहे हैं। हालांकि इनसे शिकायतें भी बहुत हैं, जैसा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला, जिसे मोदी सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अपनी मुट्ठी में कर लिया। आज चुनाव आयोग के भीतर ज्यादातर अधिकारी मोदी शाह के अपने लोग हैं, उन्हीं के इशारे पर काम करने का आरोप इन पर लगता है। ये मामला जब जस्टिस सूर्यकांत के बेंच में पहुंचा तो उन्होंने कह दिया कि अभी टाइम नहीं है, होली के बाद सुनवाई करेंगे। मगर हुजूर की होली अब तक नहीं आई। वर्तमान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इनकी सुन लीजिए। सारी बीमारी की जड़ आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बनी हुई है, मगर इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत ने नहीं किया, फैसला नहीं दिया। पता नहीं और कितनी होली निकल जाएगी। इस बीच इनके पास SIR का मामला भी पहुंचा है और अब तक की सुनवाई में कई बार निराशा, कुछ आशा और फिर निराशा नजर आई। इस पूरी टाइमलाइन पर हमने इस वीडियो में विस्तार से बात किया है, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत की दोस्ती बीजेपी से जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ नजर आती है। पिछले दिनों ये तस्वीर भी सामने आई जब हुजूर अपने साथ साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के तमाम जजों को बटोर के हरियाणा के मुख्यमंत्री के यहाँ डिनर पार्टी कर रहे थे। इस मामले पर भी हमने विस्तृत वीडियो किया था, बहुत सारे सवाल उठाए थे। इस वीडियो में हमने इनके ऊपर भूतकाल में लगे हुए भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों की भी बात की, तमाम रिपोर्ट्स दिखाए। इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब जस्टिस सूर्यकांत पर इतने सारे आरोप लग चुके हैं, हमने तमाम मामलों पर खुलकर चर्चा भी किया है, तो फिर इन्हीं से इतनी उम्मीद क्यों? दरअसल पिछली सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत ने विपक्ष की SIR को लेकर कुछ मांगों को माना। चुनाव आयोग से कह दिया कि 65 लाख लोगों के जिनके नाम कटे हैं उनका नाम पब्लिक करिए, साथ में कारण भी बताइए। हालांकि इन चीजों को लेकर भी अभी बहुत सारे संदेह हैं, क्योंकि चुनाव आयोग पहले से ही सुप्रीम कोर्ट को ठेंगे पर रखता आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश धरे के धरे रह जाते हैं, केचुआ के अधिकारी किसी और के आदेश पर काम करते हुए नजर आते हैं। मगर समझने वाली बात यह है कि जस्टिस सूर्यकांत पर चाहे भ्रष्टाचार के जितने भी
आरोप लगे हों। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो आरोप बाहर आए और अभी तक भीतर दबे हुए हैं, उन सब के बावजूद हुजूर के पास एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन अवसर है हिंदुस्तान के 140 करोड़ आबादी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पंच परमेश्वर बनने का। पिछले 11.5 साल से देश की जनता के भीतर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर तमाम सवाल हैं, संदेह हैं, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के भीतर वोटिंग मशीन को लेकर जो रिकाउंटिंग हुई, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने ही रिजल्ट पलट गया। पूर्व में हमने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की धांधली को भी देखा, यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनावी फर्जीवाड़े और घपलेबाजियां बार बार सबूतों के साथ पकड़ी गई। और अभी चुनाव आयोग जो कर रहा है, ये पूरी तरह से हठधर्मिता है। देश की जनता और विपक्ष को दुश्मन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे में लाख शिकायतों के बावजूद उम्मीद भी उसी सुप्रीम कोर्ट से है जहां पर जस्टिस सूर्यकांत बैठे हैं और उनके पास देश का नायक बनने का अवसर है। एक ऐसा केस उनके हाथ में है जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र का जन्म चुनाव से होता है और यदि पैदाइश ही गड़बड़ हो जाए तो शरीर पंगु हो जाता है। अब लोकतंत्र को पंगु बनाने से बचाने की जिम्मेदारी जस्टिस सूर्यकांत के कंधों पर है, जस्टिस जयमाल्या बागची के कंधों पर है। देखना यह है कि भारत के अगले चीफ जस्टिस अलगू चौधरी बनना चाहते हैं या फिर रंजन गोगोई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस अभय एस ओका की छवि पाना चाहते हैं या जस्टिस चंद्रचूड़ की। कहा जाता है कि जिंदगी एक अवसर सभी को देती है, जरूरत है उसे पहचानने की और मौके पर सही फैसला करने की। अब आपके उस सवाल का जवाब कि वर्तमान चीफ जस्टिस की बात क्यों नहीं हो रही है, तो समझने वाली बात यह है कि वर्तमान चीफ जस्टिस BR गवई ने ही SIR का मामला जस्टिस सूर्यकांत को दे दिया। पहले इस बेंच में जस्टिस धूलिया थे, मगर अचानक से उन्हें हटाकर इन्हें लाया गया, कारण जो भी रहा हो। इसी के साथ हाल ही में वर्तमान चीफ जस्टिस BR गवई का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो मोदी सरकार के पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू और वर्तमान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ हवाई जहाज से उतर के चलते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि भाजपा के इन नेताओं से बातचीत करके यानी करने के बाद चीफ जस्टिस गवई इनके प्रति वफादार हो गए होंगे या फिर पहले से नहीं रहे होंगे या रहे होंगे। मगर सवाल है कि इसके पहले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर प्रधानमंत्री का जाना, घंटी बजाना लोगों के विश्वास को कमजोर करता है। फिर जस्टिस सूर्यकांत का भाजपाई मुख्यमंत्री के यहाँ डिनर पार्टी करना फिर से विवाद पैदा करता है। और अब ये वीडियो कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में खटकने लगी है। हुजूर जब आए थे तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि दलित समुदाय से हैं, कुछ तो छाप छोड़कर जाएंगे ही। इन्होंने खुद को अम्बेडकरवादी कहा था। यह भी ऐलान कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी बार तो ये ऐलान ठीक लगा, लेकिन हर बार 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 ये बात दोहराना अपने आप में संदेह पैदा करता है। लेकिन अब लोग ये कहने लगे हैं कि ऐसा लगता है अम्बेडकरवादियों के लिए हुजूर दूसरे बहनजी बन गए हैं। अब देखना यह है कि जब कई बार अदालतों के भीतर चुनावी चोरी पकड़ी गई है, ज्यादातर मामलों में भाजपाई सिस्टम चोरी करता हुआ पाया जाता है। जब देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है, तो जस्टिस सूर्यकांत क्या खुद को पंच परमेश्वर की तरह प्रस्तुत कर पाएंगे या फिर जस्टिस चंद्रचूड़ की तरह मामले को टालते टालते इतना लंबा खींच कर ले जाएंगे कि बाद में राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे। सवाल है कि क्या जस्टिस सूर्यकांत दोस्त के लिए या दोस्ती के लिए या अपनों के लिए ईमान से कतराएंगे या फिर पंच में परमेश्वर बसता है, इसको सिद्ध करके जाएंगे। इस मामले पर आप दर्शक अपना विचार जरूर रखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी को एक बधाई फिर से देना चाहता हूं। आज लोकहित इंडिया का परिवार 23 लाख की संख्या को पार कर चुका है। इसके लिए आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया। हमसे ज्यादा ये आपके प्रयासों का नतीजा है। ढेर सारी बधाइयां और धन्यवाद के साथ हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।